हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी की अस्सी से मिट जी का प्रणाम। तो बच्चों हम लोग बायो में पढ़ रहे थे। बायो में हम लोग अभी तक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया था हम लोगों ने। हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं लिंकेज की तरफ। लिंकेज क्या होता है इसको हम लोग समझने जा रहे थे। और लिंकेज में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। एक्सपेरिमेंट तो नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने ये देखा था कि लिंकेज को टीएच मॉर्गन ने बताया था। और टीएच मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था। और फ्रूट फ्लाई के ऊपर का बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। और उन्होंने फ्रूट फ्लाई को क्यों चुना था, हम लोगों ने इसकी बातें की थी। तो उन्होंने सबसे पहले बात की थी वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इजीली ग्रो कर जाता है। जैसे कहीं बनाना वनाना रखा हुआ है, उसमें रख दिया, कोई फ्रूट रख दिया, उसमें आसानी से वो ग्रो कर गया। उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, 12 से 14 दिन की लाइफ साइकिल होती है, या लगभग एनसीईआरटी आपकी लिखती है 2 वीक्स। उसके बाद बात करें तो एक बार में वो प्रोजनी का नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस करती है। और ब्रीडिंग साल में कई बार, मतलब साल भर ब्रीडिंग की जाती है, कोई स्पेसिफिक सीज़न नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना काफ़ी आसान होता है। और मेल जो होता है जनरली स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला जो होती है उनमें क्रोमोसोम का नंबर भी कम होता है, 2n = 18 ही होता है। और उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं उसको हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप से भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोग इसी के आगे बढ़ने जा रहे हैं। लिंकेज क्या होता है पहले हम लोग इसको समझेंगे। लिंकेज का मतलब क्या होता है, जब एक ही क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट हो तो उन जीन को बोलते हैं लिंक्ड जीन। जैसे मेरा हाथ है, अगर मेरे ये मान लेते हैं ये हाथ है, ये भी हाथ है, इन दोनों हाथ पे इस पे क्रोमोसोम है और इस पे दोनों हाथ पे अलग अलग क्रोमोसोम है, तो वो लिंक्ड जीन नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पे, अगर एक ही हाथ पे ढेर सारे, मान लेते हैं ये उंगली मेरी जीन है, ये उंगली जीन है, ये उंगली जीन है, ये भी जीन है, ये चारों मेरी उंगलियां जीन है या पांचों उंगलियां जीन है, तो मेरा हाथ जहाँ जहाँ जाएगा मेरी उंगलियों को साथ लेके जाएगा। तो उस क्योंकि क्रोमोसोम जितने भी ये उंगलियां हैं मेरे हाथ पे प्रेजेंट है, वैसे ये जीन जो है ये क्रोमोसोम है। अगर मेरी उंगलियां जीन हैं तो मेरे ये क्रोमोसोम जहाँ जहाँ जाएगा इस जीन को साथ लेके जाएगा। तो ये जीन जो कहलाएंगे आपस में लिंक्ड जीन कहलाएंगे। तो लिंक्ड जीन है और लिंक्ड जीन एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे जीन का इंटरेक्शन जो सेम क्रोमोसोम पे है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। तो बात आती है लिंकेज की। तो लिंकेज जो होता है ये मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल होता है, मेंडल के लॉ का, उसका ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। मेंडल ने क्या बोला था कि जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पे है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो इसीलिए हम इसका एक्सेप्शन मानते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं। जो एक जीन जाएगा अपने साथ दूसरे जीन को भी लेके जाएगा। जैसे मेरी उंगली, मेरा हाथ जाएगा तो इस सारी उंगलियों को लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी उंगलियां मेरे हाथ पे है, तो ये सारे जीन क्या होंगे, एक ही क्रोमोसोम पे है, तो ये जीन क्या कहलाएंगे, लिंक्ड जीन कहलाएंगे। इसका मतलब है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, एक से ज़्यादा जीन जब एक ही क्रोमोसोम पर रिप्रेजेंट हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिंकेज। तो ध्यान रखेंगे इसको। जैसे हम बोले ये आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास ये क्रोमोसोम है, देखिए इस क्रोमोसोम पे ए और बी जीन है। इस क्रोमोसोम पे जो ए और बी जीन है ये दोनों क्या हुए, आपस में लिंक्ड जीन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, एक ही क्रोमोसोम पे है। ये वाला क्रोमोसोम जहाँ जाएगा इस जीन को क्या करेगा, साथ लेके जाएगा। ध्यान देखेंगे, ठीक है, इसको साथ लेके जाएगा। तो वैसे इसमें भी है, ठीक है। अब जो लिंक्ड जीन है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने का मतलब ये जीन अपना अलग एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरा जीन अपने अलग एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो शो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बताया है कि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। और ध्यान देंगे लिंकेज भी दो तरह का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। खैर उसकी बात आगे करेंगे, फिलहाल हम उसकी बात करते हैं। लिंकेज भी दो तरह का है अगर जीन में इंटरेक्शन के बेसिस पे, एक टाइटली लिंक जीन और दूसरा लूजली लिंक जीन। जो जीन पास पास हैं उसको टाइटली लिंक जीन बोलेंगे, और जो दूर दूर है उसको बोलते हैं क्या, लूजली लिंक जीन। और क्या लिंकेज को तोड़ा जा सकता है? हाँ, लिंकेज को तोड़ा जा सकता है। लिंकेज को कैसे तोड़ा जाता है? लिंकेज के लिए तोड़ने के लिए तरीका होता है, ब्रेक करने का तरीका होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, आप लोगों ने मियोसिस पढ़ा होगा। मियोसिस फर्स्ट में आपने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा होगा। प्रोफेज लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है, जिसके फेज होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस।
उसी उसी फेज में आपको क्रॉसिंग ओवर मिलता है। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो लिंकेज को ब्रेक कर सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को तभी ब्रेक कर सकता है जब जीन के बीच का डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा। तो जो टाइटली लिंक जीन होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो होगा क्या कि न्यू वैरायटी नहीं बनेगी, जो गैमेट्स बनेंगे उसमें पैरेंटल टाइप के ही जीन पाए जाएंगे। तो यहाँ जो लिंकेज है और रिकॉम्बिनेशन है, तो लिंकेज जब ब्रेक होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जो नया कॉम्बिनेशन बनता है, नए कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग का ओवर कब होगा, तब होगा जब जीन के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब जीन क्या होने चाहिए, लूजली लिंक्ड होने चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए यहाँ रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन। नॉन पैरेंटल जो पैरेंटल से अलग बन गया, इसको क्या बोले, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से या तो क्रॉसिंग ओवर से। जैसे यहाँ देखिए ये दोनों जीन, ये दोनों क्रोमोसोम पे, इस पे ए बी सी जीन है। अब क्या हुआ, ए और बी जीन क्या है, टाइटली लिंक्ड है, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन और बी और सी को बात करें तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, इस क्रोमोसोम, अब देखिए ये क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। ये क्रोमोसोम इधर चला गया, ये इधर आ गया, कैपिटल से इधर आ गया, स्मॉल से ऊपर चला गया। तो उस केस में क्या हुआ, ऑरेंज वाले के साथ नीला वाला आ गया, नीले वाले के साथ ऑरेंज वाला चला गया। देखिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, जब गैमीट बनेगा तो ये वाला क्रोमोसोम इसमें आया और ये वाला क्रोमोसोम दूसरे सेल में आया। अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो जो नया गैमीट बनता उसमें ये नीला वाला जीन जाता, एक में ऑरेंज वाला जीन जाता, तो बोलते जैसे पेरेंट वैसा ही बच्चा, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना। लेकिन अब क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं, तो जो गैमीट बनेगा उसके अंदर ये वाले क्रोमोसोम होंगे, चेंज वाले क्रोमोसोम होंगे, और नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी प्रोसेस को बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया, इसके लिए पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और वहाँ एंजाइम जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम से रिकॉम्बाइन होकर नया वेरिएशन, नए टाइप के जीन बन रहे हैं। यहाँ देखिए ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन नीला वाला ऑरेंज वाले के साथ के रेस्पेक्ट में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद देखिए जरा, इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, नीले वाले के साथ ऑरेंज वाला चला गया, ऑरेंज वाले के साथ नीला चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया या क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये नई वैरायटी का क्रोमोसोम हो गया, इसके पास नई वैरायटी और नई जीन होगी, तो ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर। इट इज़ अ प्रोसेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो आपके सामने क्रॉसिंग ओवर हो गया, लूजली लिंक जीन हो गया, टाइटली लिंक जीन हो गए। तो आपके सामने क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, कैसे होता है, नए कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं, ये सब आपके सामने आ गया। तो इसको बच्चों ध्यान रखेंगे। यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि रिकॉम्बिनेशन लिंकेज में क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। इसको यहाँ आप ध्यान दीजिए, ए और बी जीन है, यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जीन के बीच का डिस्टेंस कम है, जीन टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक जीन में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होते हैं। बी और सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा। तो हम बोलेंगे लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, या लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज़्यादा, लिंकेज ज़्यादा तो लिंक टाइटली लिंक्ड जीन हो गए। या हम बोले क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा। तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला के ऊपर अपना सेक्स लिंक जीन पे उन्होंने अपना क्रॉस किया। उन्होंने क्रॉस में सबसे पहले बात, उनका जो क्रॉस करने के लिए जीन था वो एक्स क्रोमोसोम पे पहले उन्होंने जीन को सिलेक्ट किया। एक्स क्रोमोसोम पे जीन को सिलेक्ट किया और उन्होंने 3 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। पहला कैरेक्टर था बॉडी कलर, और जिसमें
ब्राउन या येलो, और एक जो ब्राउन था वो डोमिनेंट था और येलो वाले क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। फिर दूसरा उन्होंने लिया आई कलर। आई कलर या तो रेड रखा या तो वाइट रखा, ठीक है। और तीसरा लिया उन्होंने विंग साइज, या तो नॉर्मल रखा या तो मिनिएचर, मिनिएचर में शॉर्ट, ठीक है। अब उन्होंने दो कैरेक्टर के साथ एक साथ स्टडी की, दो कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस कराया, येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल को, जो कि YYYW लिखा हुआ है, और ब्राउन आइड रेड आइड। तो रेड, अभी हमने जो कलर की बात की कि रेड आई और वाइट आई कलर के उन्होंने कैरेक्टर को लिए थे, जिसमें रेड आई डोमिनेंट हुआ करता था और जो वाइट आइड था वो रेसेसिव हुआ करता था। तो रेसेसिव और डोमिनेंट सिंबल से कैसे पहचानेंगे, तो जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ होगा वो डोमिनेंट है और जो नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ है वो रेसेसिव है। हम जैसे मेंडल कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज़ करते थे डोमिनेंट के लिए कैपिटल और रेसेसिव के लिए स्मॉल, वैसे यहाँ पे मॉर्गन स्मॉल लेटर दोनों के लिए यूज़ करते थे, बस जिसको जो डोमिनेंट होता था उसके ऊपर प्लस लगा देते थे। उन्होंने येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल्स का क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से, तो वाई वाइट आइड विद प्लस प्लस। तो ये ठीक है, ये वाइल्ड टाइप है, ये आपके सामने इमेज है, ठीक है। तो ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी वाइट आइट से क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद कुछ हमको रिजल्ट मिले जो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्रॉस क्या था, ये कई बार यही क्रॉस ही पूछ लिया था, किसके बीच में क्रॉस हुआ। दूसरा वाइट आइड मिनिएचर विंग का किसके साथ क्रॉस कराया गया, रेड आइड लार्ज विंग के साथ। तो रेड आई लार्ज विंग सबके प्लस प्लस लगा हुआ है, तो ये डोमिनेंट हो गया, ऊपर वाला रेसेसिव हो गया। तो देखिए जरा, रेड आइड लार्ज विंग वाइट आइड मिनिएचर विंग, मिनिएचर में छोटे विंग्स वाले के साथ क्रॉस कराया गया। तो ये दोनों आपके क्रॉस हुए। क्रॉस करने के बाद रिजल्ट देखते हैं हम लोग, ये आपके एनसीईआरटी का रिजल्ट है। तो सबसे पहले देखिएगा येलो बॉडी वाइट आइड और ये वाइल्ड टाइप हम लोग देखे ने ब्राउन आइड और रेड आइड को क्रॉस जब इन्होंने कराया, इधर है मेल इधर है फीमेल, इधर एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, इधर एक्स वाई क्रोमोसोम। तो पहले केस में क्या हुआ, देखिए वाई और डब्ल्यू के बीच में, जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कम है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम और लिंकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उस केस में एक एक्स इस एक्स के साथ आया तो वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू के साथ आ गया, तो वाइल्ड टाइप बन गई। ये डोमिनेंट है तो ये वाइल्ड टाइप आ गया। फिर दूसरे केस में वाई डब्ल्यू किसके साथ आया, येलो वाइट के साथ, ठीक है। या हम जैसे हम लोग मेंडल क्रॉस कराते थे पिनेट स्क्वायर बना के, वैसे ही बना के हम लोग कर सकते हैं। अब हुआ क्या, अब देखिए जरा, इस केस में यहाँ पे आपको देखेंगे जब F2 जनरेशन में आया गया, तो F2 जनरेशन में देखिए अब इसके y प्लस डब्ल्यू इसके साथ आया तो ये कॉम्बिनेशन बना, ये वाला इसके साथ आया तो ये कॉम्बिनेशन बना। और फिर दूसरा केस क्या है, ये वाला इसके साथ आ रहा है, ये वाला इसके साथ आना चाहिए था और ये वाला भी इसके साथ आना चाहिए था। लेकिन देखिए दो केस यहाँ बनते हैं, एक जिसमें सिर्फ पेरेंटल टाइप आ गए हैं और दूसरे में देखिए रिकॉम्बिनेंट टाइप आए हैं। रिकॉम्बिनेंट टाइप कहाँ पे हुए हैं, इन दोनों, एक नॉर्मल गया, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वाई डब्ल्यू इसके साथ गया तो ये कॉम्बिनेशन बना, ये वाई प्लस डब्ल्यू इसके साथ गया तो ये कॉम्बिनेशन बना। लेकिन दूसरे केस में इन येलो को एक साथ आना चाहिए था, इन नीले वाले को इस येलो के साथ आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर हो गया तो जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज हो गया, y प्लस ऊपर चला गया है और y नीचे चला गया है, तो नया कॉम्बिनेशन बना y प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस। देखिए y प्लस डब्ल्यू वाई डब्ल्यू प्लस, जैसे ये बना तो क्या हुआ, अब y प्लस डब्ल्यू वाला किसके साथ आया, फिर इसके साथ आ गया और फिर वाई डब्ल्यू प्लस इसके साथ आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको लेने के लिए ये दूसरा वाला क्रॉस देखिए। अब दूसरा वाला क्रॉस हुआ, एक बार वाई डब्ल्यू के साथ गया, एक बार वाई प्लस डब्ल्यू वाई डब्ल्यू के साथ गया, ये कॉम्बिनेशन बना। अब दूसरे कंडीशन में अब ये क्रॉसिंग ओवर वाला कंडीशन हुआ, वाई प्लस डब्ल्यू वाला किसके साथ गया, इसके साथ गया और वाई डब्ल्यू प्लस वाला इसके साथ गया। ध्यान से देखेंगे यहाँ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये समझ में नहीं आता होता क्या है। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा है 8, F2 जनरेशन का ये भी है और ये भी है एक, ये सिंपल ये दोनों इसके साथ जा रहे हैं। फिर से एक बार देखिएगा, वाई डब्ल्यू किसके साथ गया, नीले वाले के साथ, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस किसके साथ गया, नीले वाले के साथ। दूसरी कंडीशन में दोनों में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, वाई डब्ल्यू प्लस ऊपर चला गया, वाई नीचे आ गया, तो कॉम्बिनेशन क्या बोला, वाई प्लस डब्ल्यू और ये वाई डब्ल्यू प्लस। अब इस नीले के साथ गया, दोनों रिकॉम्बिनेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर के बाद नीले के साथ गए,
अब फिर दूसरे कंडीशन में देखिए, वाई वाई डब्ल्यू इसके साथ गया येलो वाले के साथ, ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस येलो वाले के साथ, ये कॉम्बिनेशन गया। अब फिर दोनों में जो क्रॉसिंग ओवर वाला था, अब इसके फिर वाई प्लस डब्ल्यू इस येलो के साथ गए और वाई डब्ल्यू प्लस येलो वाले के साथ चले गए, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बन के तैयार है। लेकिन ये दूसरा भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए ये जो वाइट आइड और मैनिच्योर विंग वाला वाइल्ड टाइप के साथ जब क्रॉस करा जा रहा है, दोनों के पहले जीन के बीच का डिस्टेंस देखिए, जीन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा है। जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले क्रॉस को देखते हैं। ठीक वैसे ही क्रॉस है, F1 जनरेशन आया तो पहले क्या हुआ कि W प्लस M प्लस के नीले वाले के साथ गया, इधर देखिए W प्लस M प्लस किस फिर डब्ल्यू एम किसके साथ गया, नीले वाले के पास, ये वाला कॉम्बिनेशन बना। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में देखिए अब दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगा, डब्ल्यू प्लस ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, तो डब्ल्यू प्लस एम आ जाएगा और डब्ल्यू एम प्लस आ जाएगा। तो अब ये दोनों मेल के साथ गए नीले वाले के साथ ही, तो ये कॉम्बिनेशन बना। फिर ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, देखिए फिर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद डब्ल्यू प्लस एम बन गया और डब्ल्यू एम प्लस हो गया, और फिर ये दोनों येलो वाले के साथ गए, तो ये कॉम्बिनेशन बना। क्रॉसिंग जो क्रॉसिंग का प्रोसेस है सेम वही चल रहा है, बस छोटा सा फर्क क्या आ रहा है, छोटा सा फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पैरेंटल टाइप ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम है। यहाँ पे पैरेंटल टाइप ज़्यादा कम है, मतलब इसके कंपैरिजन में पैरेंटल टाइप कम है और इसके कंपैरिजन में रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा है। रीज़न क्या हुआ, जीन यहाँ टाइटली लिंक्ड है, यहाँ जीन लूजली लिंक्ड है, जीन के बीच का डिस्टेंस कम और यहाँ जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा, तो इसीलिए ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस ए। तो यही उनका डायब्रिड क्रॉस था, किसका, मॉर्गन का। और उनके रिजल्ट कुछ ऐसे हैं। बच्चों को ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है ये क्या हो रहा है, कौन किसके साथ कब चला जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इससे क्या मिला मॉर्गन जी को, इससे क्या मिला, तो ये पहले रिजल्ट मिला कि इनका डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:1 रहा, लेकिन यहाँ दे डू नॉट गेट जीन जो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, ऐसा नहीं मिला है, मतलब जीन लिंक्ड होते हैं, ये पता चला। जीन लोकेटेड थे एक्स क्रोमोसोम पे, ये बात पता चली। वो और बात पता चली कि जो दो जीन जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, सेम प्रोपोर्शन उनका ठीक होता है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है जनरली ज़्यादा होते हैं नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा होते हैं। और ये क्यों ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू लिंकेज। तो ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था और रिजल्ट था। ठीक है, देखिए आगे, देखिए ये वही बात की है कि वाइट आइड येलो बॉडी जो टाइटली लिंक थे तो रिकॉम्बिनेंट 1.3 मिला, वाइट आइड मिनिएचर विंग वाले में लूजली लिंक थे तो यहाँ रिकॉम्बिनेंट क्या मिला 37.2%, मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या मिल गए, ज़्यादा मिल गए। आगे देखिए, जो टाइटली लिंक जीन शो लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक जीन शो हाई रिकॉम्बिनेशन, यही हम लोग बात किए हैं। जो जीन टाइटली लिंक्ड है उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन कम है और जो लूजली लिंक है उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था मेंडल का। आगे एक साइंटिस्ट है जिनके मॉर्गन के स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। उन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके लिए उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने बोला कि जीन, उन्होंने डायग्रामेटिकली या बताया कि जीन पे क्रोमोसोम किस तरह से अरेंज होते हैं, किस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं जीन मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग बोलते हैं। और ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस होती है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो आता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है और वो परसेंटेज में आता है, जितना परसेंट है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया है। और परसेंटेज को ही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ मैप यूनिट, हम बोल रहे हैं 17% या हम बोल सकते हैं 70 मैप यूनिट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इन्होंने मॉर्गन जी को सम्मान देने के लिए एक यूनिट बनाया था सेंटी मॉर्गन।
हम बोल सकते हैं सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट बोल सकते हैं, ये जो परसेंटेज की जगह है। तो 17% है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब 17 मैप यूनिट, 8 मैप यूनिट, 9 मैप यूनिट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये जीन कुछ इस तरह से अरेंज थे, एक्स क्रोमोसोम पे जो ड्रोसोफिला के जो मॉर्गन ने कैरेक्टर लिए थे वो कुछ इस सीक्वेंस में अरेंज थे। तो उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन जीन कहाँ पे होता है, कितनी दूरी पे होता है और किस तरह से अरेंज होता है, इसी को जीन मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं, जिसको अल्फ्रेड स्टर्टमैन ने बताया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जेनेटिक मैपिंग किस लिए यूज होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से सीक्वेंस करते हैं जीनोम का, और इसको और अच्छे से समझे हम लोग कहाँ पे यूज़ किए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसको समझना है और जीन के बेसिस पे, और इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज आप लोग इसको पढ़िएगा, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिएगा, एनसीईआरटी में दिए हुए डेटा को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।